हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ प्राइमरी एक्सिलरी, जो कि एक कंपटीशन की दृष्टि से, सेंटेंस की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं प्राइमरी एक्सिलरी के बारे में। प्राइमरी एक्सिलरी के बारे में भी इसके डेफिनेशन सहित इसके सारी चीजों को आगे पिछले वीडियो में बताया गया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, वहां से आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। प्राइमरी एक्सिलरीज का काम क्या होता है? प्राइमरी एक्सिलरीज चाहे प्राइमरी वर्ब्स का कार्य मुख्य रूप से यह होता है कि वह टेंस को शो करने में, टेंस को प्रकट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्राइमरी एक्सिलरी के बारे में जैसे कि बताया गया था कि यह 3 होते हैं, और यहाँ पे लिखा भी गया है कि यह 3 प्रकार है, टू बी और टू डू और टू हैव। ये 3 प्रकार हैं। इन तीनों प्रकार के अंतर्गत टोटल 11 जो वर्ब्स हैं, 11 टोटल वर्ब्स जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। जैसा कि इज, एम, आर, वाज, वर, और डू के अंतर्गत डू से बने, डी से बने हुए यानी डू, डज, डिड, और हैव से बने हुए हैज, हैव, हैड, ईट, टोटल 11 जो वर्ब्स हैं ये आते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। और यहाँ पे कुछ लिखा गया है 3 भागों में बांट करके। तो स्टार्ट करते हैं कि टू बी का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि मेनली मुख्य रूप से इसका टेंस में प्रयोग किया जाता है। तो टेंस में किस प्रकार से किया जाता है? तो रूल नंबर फर्स्ट, टेंस में इसका प्रयोग, टेंस में टू बी प्लस आईएनजी के फॉर्म में होता है। टू बी का मतलब इस 5 में से, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, इन 5 में से कोई एक, और साथ ही में उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहेगा। तो इस फॉर्म में हमेशा टू बी के साथ आता है। यानी टेंस में जब भी टू बी का प्रयोग किया जाएगा, टू बी के हेल्पिंग वर्ब का टेंस में जब भी प्रयोग किया जाएगा, तो वह जो टू बी होगा, यानी कि इन 5 में से कोई एक होगा टेंस के अनुसार, और उसी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का भी प्रयोग होगा। तो इज, एम, आर जो है ये प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग होता है। इज, एम, आर किसके, कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग होता है। और देखिए इज जो होगा, इज यह सिंगुलर के लिए होगा। इज किसके लिए होगा? सिंगुलर के लिए होगा। और आर जो होगा वो प्लूरल के लिए होगा। एम केवल आई के लिए होगा। फिर से देख लीजिए, जो इज, एम, आर है यह प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग होता है, और इसके साथ आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का भी प्रयोग होता है। तो जो इज है सिंगुलर के लिए, एम है जो केवल आई के लिए प्रयोग होता है, और आर है वह प्लूरल के लिए है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए, मैं पढ़ा रहा हूं, तो लास्ट में रहा, रही, रहे के बाद है, हूं आया हुआ है। टेंस पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, तो यहाँ समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कि जो है, हूं, हो आता है वो हमेशा प्रेजेंट को डिनोट करता है, जबकि रहा, रही, रहे हमेशा कंटिन्यूअस को दर्शाता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट यानी आई। अब है, हूं, हो है, तो प्रेजेंट में ये बताया गया है कि आई के साथ एम का प्रयोग होगा, और इज के साथ जो सिंगुलर के साथ होगा, और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे केवल आई है, तो आई हो जाएगा, इसके साथ एम हो जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब लगा देंगे, यानी पढ़ाना है तो टीच होगा, और टीच में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? टीचिंग हो जाएगा। तो इस तरह से इसका प्रयोग टेंस में किया जाता है। इसी तरह से जैसे आर आ जाएगा, जैसे तुम आ जाएगा, या फिर बहुत सारे 2 या 2 से अधिक नाम आ जाएगा तो हो जाएगा। जैसे यू आर रीडिंग, आप पढ़ रहे हैं, और इसके बाद सी इज सिंगिंग, वह गा रही है। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा नंबर पे जो है वाज और वर। वाज, वर का भी प्रयोग ठीक इसी प्रकार किया जाता है, लेकिन बस अंतर यह होता है कि जैसे यहाँ पे हूं था, और यहाँ पे था आ जाएगा। था अर्थात किस टेंस में हो जाएगा? पास्ट के कंटिन्यूअस में। पास्ट के कंटिन्यूअस में आ जाएगा, तो सिंगुलर के लिए वाज और प्लूरल के लिए वर का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए, सिंगुलर के लिए यानी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहता है तो उसके लिए वाज का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहता है तो उसके साथ वर का प्रयोग करेंगे। तो आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि जो आई होता है, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन में आई होता है वह सिंगुलर होता है, और बाकी जो और चीजें होती है वी होता है वह प्लूरल होता है। तो यहाँ पे मैं
पढ़ा रहा था, तो मैं पढ़ा रहा था तो सबसे पहले आई तो रहेगा, सब्जेक्ट वही है। रहा था रही थी यानी था थे आ गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ वाज का प्रयोग होगा। तो आई वाज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, तुम पढ़ रहे थे तो यू वेयर रीडिंग। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। वाज का प्रयोग सिंगुलर के लिए, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट अगर एक वचन का है, अगर सिंगुलर है तो उसके साथ वाज, और प्लूरल है तो उसके साथ वर का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर सिंगुलर है तो सब इज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट, अगर आई है तो एम का, और प्लूरल है तो आर का प्रयोग। इस तरह से इसका किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि रूल नंबर 2 में ठीक पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर पैसिव वॉइस में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो आपको पता है कि जब भी पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव वॉइस किसी भी सेंटेंस का बनाया जाता है तो उसमें सीधे सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। हालांकि शब्द तो ये जो वर्ब है यही रहेंगे, वर्ब ये रहेंगे, लेकिन इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग होता है। तो इसी को बताने के लिए आपको बताया गया। तो उसका फॉर्म कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि दिया हुआ है इंग्लिश इज टॉट बाई मी, इंग्लिश इज टॉट बाई मी। इसका अगर एक्टिव बनाया जाए तो एक्टिव अगर दूसरे तरीके से होगा, सबसे पहले ए है ऑब्जेक्ट जो बनाया गया, इसको सब्जेक्ट बनाया जाएगा, और इसको फर्स्ट फॉर्म बनाया जाएगा, और यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट यानी कि आई, फिर उसके बाद यहाँ पे टीच होगा, आई टीच, फिर उसके बाद इंग्लिश। तो इसका सीधे सीधे हम लोग जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में हमेशा ये थर्ड फॉर्म का हो जाता है, और यहाँ पे इसके साथ थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये भी समझना बेहद जरूरी। इसी तरह से इन पांचों का प्रयोग होता है कि इंग्लिश वर, अरे इंग्लिश वाज, फिर उसके बाद अगर यहाँ पे प्लूरल है तो फिर उसके बाद प्लूरल की तरह यहाँ पे वर या फिर आर का प्रयोग हो सकता है। तो इस तरह से जो टू बी है, टू बी के जितने भी वर्ड्स हैं, इज एम आर वाज वर, इनके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 यूज ऑफ टू बी। कभी कभी हम लोग ये भी देखते हैं कि टू बी का प्रयोग भी होता है, बड़े धड़ल्ले से होता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर टू बी वर्ड में से यानी पांचों में से कोई एक, और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे नाउन या प्रोनाउन का मतलब वो है एक गाय है, चाहे उसके बाद टू बी का प्रयोग नाउन प्लस प्रयोग, ठीक है। जैसे वह एक गाय है, वह एक गाय है, ठीक है। तो वह एक गाय है तो क्या हो जाएगा, दैट इज ए काऊ। तो इस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो गया, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट की तरह इसको कर देंगे, या फिर इशारा करने की, फिर उसके बाद ये वर्ब्स हो जाएगा, फिर ये नाउन हो जाएगा। तो इस फॉर्म में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ टू बी, वह एक गाय है, मैं एक टीचर हूँ, तो इस तरह से भी आई एम ए टीचर, तो इसका इस तरह से भी प्रयोग किया जाता है। अब रूल नंबर 4 में क्या है, रूल नंबर 4 में यह प्रयोग किया जाता है कि सब्जेक्ट के साथ टू बी और प्लस इंफिनिटिव का भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब वाक्य के अंत में टू इंफिनिटिव का मतलब जैसे मान लीजिए इज है, इज, एम, आर, वाज और वर, इसके साथ टू का प्रयोग, प्लस टू का प्रयोग किया जाएगा। इसके पहले मान लीजिए सब्जेक्ट, तो इस फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे दिया है सब्जेक्ट प्लस टू बी, यानी टू बी का मतलब इन पांचों में से कोई एक, अब प्लस टू इंफिनिटिव यानी टू का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो टू का प्रयोग किया जाएगा। और इसको समझ लीजिए कि हिंदी वाक्य में जब किसी वाक्य को करने के लिए, जैसे ना है या ना था या हो जाएगा, तो इस तरह से होता है। जैसे मुझे पढ़ना है, जैसे क्या है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना है। तो वाक्य के अंत में ना है नी है या ना था नी थी आ जाएगा,
तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आई है, और आई के साथ आपको पता है कि आई के साथ एम का प्रयोग होगा, तो आई एम हो जाएगा। और इसके साथ आई एम के बाद टू इंफिनिटी यानी केवल टू का प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद पढ़ना है तो रीड दी इंग्लिश। तो इस तरह से आई एम टू रीड द इंग्लिश, तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो या फिर सी इज टू कुक द फूड, उसे खाना बनाना है, तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है। अब वाज बनाना था, जैसे मुझे पढ़ना, अंग्रेजी पढ़ना था हो जाएगा, तो सीधे हो जाएगा कि आई वाज टू रीड द इंग्लिश। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। और लास्ट में 5 नंबर पे है कि इसका प्रयोग देयर प्लस टू बी प्लस सब्जेक्ट के फॉर्म में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे एक गाय थी या एक शेर था, एक शेर था, तो क्या हो जाएगा, देयर वाज लायन, एक शेर था, तो इसका इस तरह से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए अगला हम लोग अब टू बी का हो गया पूरा। अब टू बी के बाद हम लोग टू डू को भी देखते हैं। ठीक है, तो टू डू में क्या है कि टू डू में भी कुछ दो तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है मेनली। पहले तो टेंस में, क्योंकि टेंस ही मुख्य रूप से इसका काम है, प्राइमरी वर्ब्स का, एक्सिलरी का मुख्य रूप से काम है टेंस का। तो टेंस में टू डू का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट के लिए, और जब निगेटिव चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तभी, इसी कंडीशन में जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसी कंडीशन में प्रेजेंट का जब इंडेफिनिट टेंस आता है, यानी ता ती ते के बाद है हूं हो आता है, तो वहां पे डू अथवा डज का प्रयोग किया जाता है। डज का प्रयोग सिंगुलर के लिए और टू का प्रयोग प्लूरल के लिए किया जाता है। तो डज और डू का टेंस में जैसे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि जैसे वह घर नहीं जाती है, वह घर नहीं जाती है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जब ता ती ते के बाद है हूं हो आएगा और सेंटेंस में जब नहीं आएगा तो ये सीधे सीधे कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा। जब प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस होगा तो वहां पे सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट है तो टी है तो सी हो जाएगा। अब सी के बाद नहीं आया होगा तो सीधे डू या डज का, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सीधे सीधे हो जाएगा सी डज नॉट गो टू होम, चाहे हाउस भी कर सकते हैं। तो सी डज नॉट गो टू होम, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। और डू का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे यू डू नॉट रीड, तुम किताब नहीं, या यू डू नॉट रीड, तुम पढ़ते नहीं हो, इस फॉर्म में इसका प्रयोग किया जाता है। बस ध्यान रखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर के लिए डज का प्रयोग और प्लूरल के लिए डू का प्रयोग। और हिंदी वाक्य में जब इसके साथ आएगा ताती ते के बाद है हूं आएगा जब वाक्य के अंत में, तो इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो इतना जानने वाली बात है। और यह भी जान लीजिए कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही इसका प्रयोग किया जाएगा। और इस अगर सेंटेंस अफर्मेटिव आते हैं या फिर इसको अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए बोल रहा है, कभी कभी अफर्मेटिव में भी चेंज सेंटेंस इस तरह का सेंटेंस दे दिया जाता है और उसको अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए बोलता है, तो वहां पे थोड़ी सी गलती लोग कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किया कब जाएगा उसको भी आगे आगे आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे सीधे इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस जब हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तब सिंगुलर के लिए डज और प्लूरल के लिए टू का प्रयोग करते हैं। और सीधे सीधे अब देखिए पास्ट के इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग करते हैं, ठीक सिंगुलर और प्लूरल की स्थिति में, या ता था ती थी ते था, या वह चला गया, वह गया 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 जैसे है, वह अपने घर चला गया, वह अपना काम कर लिया, तो इस कंडीशन में डिड का प्रयोग
करते हैं, और सेम प्रोसेस वही रहेगा इसका भी। अब सेकंड नंबर पे क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में भी इनका प्रयोग किया जाता है। डू, डज और डिड, इन तीनों का अफर्मेटिव सेंटेंस में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है उस चीज को देखिए। जैसे किसी चीज को बताया जाए, किसी व्यक्ति से बताया जाए कि नहीं, वह मतलब स्वीकार्यता करवाने के लिए, उसको बिल्कुल मतलब एक आभास दिलाने के लिए नहीं कि वह कार्य करता है, तो उस कंडीशन में अफर्मेटिव सेंटेंस में भी प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान देख लीजिए, हिंदी में तो है या तो हूं या था थी, इस तरह से आता है तो उसका प्रयोग डू, डज या डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे वह पढ़ता तो है, जैसे सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, वह पढ़ता तो है, तो क्या हो जाएगा कि ही डज रीड, जबकि ये क्या न तो इंट्रोगेटिव है न तो इन निगेटिव सेंटेंस है, फिर भी केवल तो आया हुआ, बाकी सेंटेंस तो सेम है लेकिन केवल तो आया हुआ है, तो यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे डज का प्रयोग किया जा रहा है। उसी स्थिति में डू का भी प्रयोग किया जाएगा, जैसे यू डू रीड या यू डू प्ले, तुम खेलते तो हो, या फिर डिड का प्रयोग हो जाएगा तो यू डिड प्ले, वह खेलता, या तुम खेलते तो थे, या तुम स्कूल जाते तो थे। तो इस तरह से तो थे या तो है, इस कंडीशन में प्रयोग किया जाता है। वह पढ़ता तो, बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट ये समझ लीजिए एग्जाम्पल है, और ये रूल्स भी बड़े एग्जाम्पल अच्छे वाले हैं। तो इस तरह से टू डू का प्रयोग किया जाता है टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव हो तो डू डज का प्रयोग किया जाता है, और पास्ट के इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग किया जाता है। और डिड का जो प्रयोग होगा सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों के लिए होगा, और डज का प्रयोग सिंगुलर के लिए और डू का प्रयोग प्लूरल के लिए। वहीं पे अफर्मेटिव सेंटेंस में भी डू डज का प्रयोग किया, डू डज डिड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो यहाँ पे लास्ट में तो है या तो था तो थी, इस तरह से भी आना चाहिए, तो इससे किया जाता है। लास्ट में टू हैव का प्रयोग यानी हैज हैव हैड का प्रयोग है। तो आपको पता है कि जो हैज है इसका यह सिंगुलर के लिए होता है, और हैव का प्रयोग प्लूरल के लिए, और यह सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए होता है, ठीक है। तो हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में होता है, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में हैज हैव का प्रयोग होगा। हैज का प्रयोग सिंगुलर के लिए और हैव का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है, और यहीं पे पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है, ठीक है। तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे सेंटेंस हम लोग देख सकते हैं, वह गृह कार्य कर चुकी है। तो वह गृह कार्य कर चुकी है या कर ली है या हो गया। तो इस तरह से सेंटेंस जब भी आएगा तो यहाँ पे सी, अब सी है तो सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हैज, तो सी हैज कंप्लीट होमवर्क, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान यह देना है कि जब भी परफेक्ट टेंस होगा तो वहां पे जो वर्ब होगा वो वर्ब के साथ सीधे सीधे वह थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे कंप्लीट है तो सीधे कंप्लीट का क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड रहेगा, तब जाकर के ये सेंटेंस सही होगा। तो सी हैज कंप्लीटेड होमवर्क, इस तरह से प्रयोग किया जाता है। और हैड की स्थिति में भी यानी कि वह कर चुकी थी तो हो जाएगा सी हैड कंप्लीटेड होमवर्क, तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो सेकंड नंबर पे हम लोग देखते हैं कि संबंध प्रकट करने के लिए भी हैज हैव हैड का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दिया हुआ आई हैव 2 फ्रेंड्स, आई हैव 2 गर्ल, आई हैव, इस तरह से प्रयोग किया जाता है संबंध प्रकट करने के लिए। यानी कि किसी कोई व्यक्ति या वस्तु या किसी भी जीव जंतु से संबंध प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। और इसका प्रयोग पास यानी कि अपने पास, ओनर के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई वस्तु पास होने की स्थिति में भी इसका प्रयोग, जैसे एक काऊ हैज 4 legs, एक गाय के पास 4 क्या है लेग्स, पैर होते या हैं, ठीक है। तो इस तरह इस कंडीशन में प्रयोग किया जाता है। और लास्ट नंबर पे
जो वाक्य के अंत में ना पड़ता था, नी पड़ती थी, ने पढ़ते थे, ठीक है, इस तरह से, या था, ना पड़ता था, नी पड़ती थी, ने पढ़ते थे हैड के लिए। तो इस कंडीशन में भी इसका प्रयोग होगा। वाक्य यह कहेगा कि वाक्य को पढ़ने के बाद आपको यह लगेगा कि नहीं, इसमें अनिवार्यता या बाध्यता किसी कार्य की जा रही है, तो वहां पे किसका प्रयोग किया जाता है, सीधे हैज, हैव, हैड के साथ टू इंफिनिटिव का और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस एक, जैसे कि उसे खाना बनाना पड़ता है, यानी ना पड़ता है, नी पड़ती है, जब इस तरह से आएगा तो हैज, हैव, हैड का और उसके साथ टू का वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो सीधे उसे हो गया तो ही हो गया। अब ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, ही हैज टू कुक द फूड, कुक द फूड, इस तरह से प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पे था होता तो यहाँ पे सीधे हैड टू का प्रयोग हो जाता है। तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव, हैड के साथ, यानी हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो हैड होगा सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए होगा, और यह सिंगुलर और यह प्लूरल के लिए होता है। सेकेंड नंबर पे संबंध प्रकट करने के लिए, संबंध यानी कि किसी चीज, किसी व्यक्ति या वस्तु के पास कोई चीज हो तो उसके कंडीशन में भी प्रयोग किया है। जैसे आई हैव टू फ्रेंड्स, हमारे पास दो दोस्त हैं, इसकी कंडीशन में। फिर थर्ड नंबर पे यह है कि कोई वस्तु पास होने की स्थिति में, अपने पास किसी चीज होने की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ए काऊ हैज 4 legs। फिर उसके बाद वाक्य के अंत में ना पड़ता है, नहीं पड़ती, यानी किसी कार्य में जब अनिवार्यता या बाध्यता पढ़ने के बाद ऐसा अर्थ प्रकट हो, उस कंडीशन में भी हैज, हैव, हैड के साथ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसे खाना बनाना पड़ता है, ही हैज टू कुक द कुक्ड नहीं रहेगा, कुक द फूड रहेगा। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। ये रहा प्राइमरी वर्ब्स। आगे भी हम लोग मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।